हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना रैंकर कुल एजुकेशन में। आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और डांस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो लंबा हो सकता है, सेशन के अंत तक जुड़े रहिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि आप साथ ही साथ क्वेश्चन अटेंड करिए, देखिए कि आपका कुल कितना क्वेश्चन सही होता है। और बता दें, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आप जल्द से जल्द कर सकें। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है वो प्लीज़ लेक्चर 1 से लेकर 6 तक ज़रूर देखिए ताकि बेनिफिट उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है, इसमें टॉप हिस्ट्री का फैक्ट से रहने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा। हमारा राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता जो है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो होगा धोलावीरा। कौन होगा? धोलावीरा। अब ये बताइए, हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा का जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो का जो खोजकर्ता है वो है हमारा राखाल दास बनर्जी। कौन है? राखाल दास बनर्जी। ठीक है। और धोलावीरा का खोजकर्ता कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। धोलावीरा का जो खोजकर्ता है वो है JPS। कौन सा है? JP जोशी। जेपी जोशी। ठीक है। कौन है? JP जोशी है। यहाँ तक बात क्लियर। और कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा का खोजकर्ता अमलानंद घोष। कौन है? यहाँ पर लिख देते हैं अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा का जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी है, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, धोलावीरा का JP जोशी है और कालीबंगन का अल्मानंद घोष है। ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और ये PYQ है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था, NTPC में भी पूछा गया था। ये जो सेशन है हमारा वो SSC CGL, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, NTPC हो गया, कि जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए ये बेनिफिट है। ठीक है। तो आप सेशन के अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। चंद्रहुद्रो, चंद्रहुद्रो की खोज किसने किया था? शॉर्ट में लिख रहे चंद्रहुद्रो की खोज किसने किया था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मैके ने किया था। कौन किया था? मैके, जिसे हम NG मजुमदार बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगपुर का खोज किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रंगपुर का जो खोज है रंगनाथ राय ने किया था। कौन किया था? रंगनाथ राय ने किया था। क्लियर। आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे देते हैं लोथल। एक मिनट। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था?
हमारा ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 और 1922। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन को क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, आप सब बताइए, गांधी जी जब नमक यात्रा पर निकले थे, नमक यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया था? नमक यात्रा का शुरुआत गांधी जी कहाँ से किया था? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाणिनि। पाणिनि किस विषय के यानी कि किस विषय के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि जो था वो कौन से विषय के लिए विद्वान माने जाते थे? ऑप्शन है गणित, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि जो था वो व्याकरण के लिए प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। पाणिनि किस विषय के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे? तो पाणिनि जो है वो व्याकरण के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजरों के लिए यानी खुजराहो के लिए किस वंश के यानी कि बोल रहा है खुजराहो के लिए किस वंश के शासन काल में बनाए गए थे? यानी मंदिर जो बनाया गया था खुजरों के शासन काल में कौन से वंश में बनाया गया था? हमारा ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, चंदेल या फिर पाल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। क्या होगा? चंदेल जो है यानी खुजराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, अब बताइए, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आप सब बताइए। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था ननकू। कौन था? नन नन्नुक सॉरी नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन थे? क्वेश्चन क्या है? चंदेल वंश के यानी सर्वप्रथम यानी कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? यशोवर्मन। क्या होगा? यशोवर्मन था। कौन था? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्या होगा? यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन थे? यशोवर्मन थे। यहाँ तक बात क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। बुद्ध के समय में यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हमारा ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और यह पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? याद रखिएगा, सारनाथ में ये पहला उपदेश अपना दिया था। ठीक है, अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ अन्य भी तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि जन्म के बारे में समझ गए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? सुधोधन था। तथा माता का नाम माया देवी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी था। माया देवी थी। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। और गौतम बुद्ध का शादी किस वर्ष में हो गई थी? गौतम बुद्ध का जो शादी है
वो 16 वर्ष की उम्र में हो गया था और किनके साथ हुआ था? जल्दी से आप सब बताइए। ये जो है गौतम बुद्ध, 1 मिनट, ये क्वेश्चन करने से पहले आप बताइए, गौतम बुद्ध की जो लालन-पालन था, वो कौन किया था? गौतम बुद्ध का लालन-पालन उसकी सौतेली माँ कौन थी? गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम गौतमी था। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? गौतमी था। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारा अगला चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी। इसमें हम देखिए क्या पढ़ेंगे, अमेजिंग अमेजिंग ज्योग्राफी फैक्ट पढ़ने वाले, जो कि एग्जाम में आता, अमेजिंग ज्योग्राफी फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और बता दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होती है। क्या होती है? गंगा होती है। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है, जो कर्क रेखा होता है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा जो है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, अब जो कर्क रेखा होते हैं वो कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन है 5, 7, 8 और 9। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, सॉरी 8 होगा, राइट आंसर 8 होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका नाम आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है, नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? बताइए कौन सा क्षेत्र है? हमारा जो ऑप्शन है, चेरापूंजी, मासिनराम, अंडमान, जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं, उसके बाद है महाबालेश्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अब थार मरुस्थल जो है, कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये सब कोई जानते होंगे कि मरुस्थल, मरुस्थल आते ही आपको नाम याद आता होगा राजस्थान का। किसका नाम याद आता है? राजस्थान का नाम याद आता है। तो याद रखिएगा कि थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है। आप सब बताइए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि रेगिस्तान का जहाज जो है हम ऊँट को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में जो है सबसे बड़े ताजे पानी का झील, ताजे, कौन सा ताजे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील या लोकटक झील? तो याद रखिएगा कि बुलर झील जो है, कौन सा झील? बुलर झील ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी है या फिर झील है। नदी नहीं, झील है। क्या है? झील है। ठीक है, उम्मीद है
कि आप 10 क्वेश्चन अटेंड किए अभी तक में, 5 हिस्ट्री का और 5 ज्योग्राफी का। तो 10 में से आपका 10 में 10 सही हुआ होगा, और जिनका सही नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है मीठा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट पॉलिटी फैक्ट। इम्पोर्टेंट पॉलिटी फैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब पॉलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो आप सब बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा 1949। कब, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में क्या किया गया था, संविधान को अंगीकार किया गया था। आप सब बताइए कि जब संविधान अंगीकार किया गया, उसके बाद इनका संचालन समिति कौन थे। संचालन समिति कौन थे, याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता फैक्ट है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, याद रखिएगा। संचालन समिति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संघीय संविधान समिति कौन थे, संघीय, याद रखिएगा, संघीय संविधान समिति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब आप सब बताइए कि जो संविधान सभा के अस्थाई सदस्य किसे निर्वाचित किया गया था। अस्थाई सदस्य, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य किसे निर्वाचित किया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। कब, तो 11 दिसंबर, कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब किया गया था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के अस्थाई सदस्य चुने गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब बता दें, जिन्होंने अभी तक आर्टिकल का क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए भी हम यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना चुके हैं, क्लास करवा दिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक आर्टिकल का क्लास नहीं देखे, यानी अनुच्छेद का क्लास नहीं देखे हैं, तो वहाँ से आप आर्टिकल का क्लास कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए भाग एक। भाग एक क्या कहता है, संघ एवं राज्य। भाग एक में क्या है, संघ एवं राज्य है। ठीक है। उसके बाद भाग चार क्या है, भाग चार है हमारा नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद भाग पाँच क्या है, भाग पाँच में क्या आएगा बताइए जल्दी से। भाग पाँच में हमारा मूल कर्तव्य आता है। भाग पाँच में क्या आता है, मूल कर्तव्य आता है। क्या आता है, मूल कर्तव्य। और हमसे बोल रहा है भाग, कौन सा भाग है, मौलिक अधिकार का। अब देखिए संघ एवं राज्य, ये ऑप्शन नहीं होगा। भाग चार में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ये भी नहीं होगा। भाग पाँच, भाग पाँच है मूल कर्तव्य, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, भाग तीन, यानी कि भाग तीन क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो याद रखिएगा, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। आप सब बताइए, राष्ट्रपति का जो पद होता है, आर्टिकल किसके तहत आता है।
राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति जो पद संभालता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद का ज़िक्र किया गया है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। किस में किया गया? आर्टिकल 52 में किया गया है, ठीक है? उसके बाद आप सब बताइए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है? गुप्त होता है या फिर दिखावटी होता है? जैसे प्रधानमंत्री का होता है ना, उस तरह से होता है या फिर गुप्त होता है? यानी कि इसमें क्या ले लें? लोकसभा ले लेते हैं। लोकसभा के द्वारा होता है या फिर गुप्त होता है? बताइए। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह गुप्त निर्वाचन होता है। क्या होता है? गुप्त निर्वाचन होता है, ठीक है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कौन से सदन को अस्थाई सदन कहा जाता है? अस्थाई सदन किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद के जो सदन है, अस्थाई सदन के रूप में हम राज्यसभा को राज्यसभा कहा जाता है। यानी कि अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, राज्यसभा को कहा जाता है। बात क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? अभी जस्ट आपको बताया नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा 3 में क्या है? 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है? 5 में है मूल कर्तव्य। 5 में क्या है? मूल कर्तव्य। याद रखिएगा 5 में क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक है? उसके बाद भाग 6 में क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में क्या है? राज्य। अब बच गया क्या? देखिए भाग 3 मौलिक अधिकार होगा, नहीं है। नीति निर्देशक तत्व बोल रहा है। भाग 5 में मूल कर्तव्य और भाग 6 में है राज्य। तो ये ऑप्शन 3 को कट गया। अब बचा क्या? बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि अभी आपको जस्ट बताया कि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ तक बात क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अब आ जाइए टॉप इकोनॉमिक्स का फैक्ट जानना है। किसका फैक्ट जानना है? इकोनॉमिक्स का फैक्ट हमको जानना है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। पहला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1935, 1947, 1950 या फिर 1969? हमारा राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है? अब आप सब बताइए कि हमारे भारत देश में जितना भी बैंक है उस बैंक का निगरानी कौन रखता है? उस बैंक का निगरानी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक योजना बनाने का कार्य किस संस्था के पास है? भारत में आर्थिक योजना बनाने का जो है कार्य किस संस्था के पास है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक योजना बनाने का जो कार्य है वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। किसके पास होता है? सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। याद रखिएगा नीति आयोग के पास होता है। भारत में आर्थिक योजना बनाने का कार्य किसके पास होता है? तो नीति आयोग के पास होता है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1951, 1965 और 1971। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में
51 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ये सब तो आप जानते ही होंगे। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2015, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018 और 1 मार्च 2016 में। तो याद रखिएगा कि ये जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी, ये जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? अभी जस्ट बताए थे आपको, भारत में जो रुपया होता है ना, मुद्रा, और मुद्रा को बोलते हैं रुपया। रुपया कौन जारी करता है? रुपया पर देखते होंगे लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमारा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। ये तो नहीं होगा, वित्त मंत्रालय का कार्य नहीं है मुद्रा जारी करना। भारतीय स्टेट बैंक, अब फिर है भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा को जारी करता है, ना कि भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिक्स की तरफ। 5-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कितना कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं? 5-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और बता दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए अगला टॉपिक कौन सा लाएं, मैथ का लाएं, रीजनिंग लाएं, या फिर इंग्लिश का लाएं। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनका कमेंट सबसे ज़्यादा आगा उस टाइप पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और जिन्होंने अभी तक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का जीके जीएस नहीं किया है, उनका भी प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो फुल वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष का माप कौन सा है? समय, दूरी, वेग, या फिर ऊर्जा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा दूरी होने वाला है। क्या होगा? राइट आंसर हमारा दूरी होगा। ठीक है, बात क्लियर है? प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? तो दूरी है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। ठीक है, उसके बाद आप और बताइए, किलोमीटर का एसआई मात्रक, किलोमीटर का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोमीटर का एसआई मात्रक क्या होने वाला है? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का पहला नियम किसके यानी कि किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? संवेग, बल, जड़त्व, या फिर कार्य? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। और दूसरा नियम किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, दूसरा नियम किनसे संबंधित है? न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इनका कमेंट करके आंसर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में
सबसे तेज गति से यात्रा करती है। ध्वनि तरंग यानी ध्वनि क्या होता है? आवाज, साउंड। क्या होता है? आवाज। जैसे हम कुछ बोलते हैं, यानी कि ध्वनि जो निकलता है हमारे बोलने से, जो तरंगे निकलता है, वो कौन से माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? अब है ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो है ठोस के माध्यम से सबसे अधिक तीव्र गति से यात्रा करती है। किसके माध्यम से करता है? तीव्र गति, यानी कि ध्वनि के माध्यम जो है ठोस में जो है सबसे अधिक गति से तीव्रता करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का इकाई, इकाई को हम सब एसआई के नाम से जानते हैं। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। आप सब जल्दी से बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होने वाला है वो होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, आप सब बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? हम तो यहाँ से बता देते, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा ओम होगा। ठीक है, आप सब प्रतिरोधकता का बता दीजिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? जितना भी क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, आप सीक्वेंस वाइज कॉपी पर नोट कर लीजिए, बाद में आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा या फिर अनिश्चित? तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तुलना, पृथ्वी की तुलना क्या किससे है? पृथ्वी से है। पृथ्वी की तुलना चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा, यानी कि बराबर रहता है। ठीक है, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन अटेंड किए। कितना क्वेश्चन अटेंड किए हैं? कुल 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो आप सब बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? अगर जिनका 25 में 25 क्वेश्चन सही हुआ है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और जिनका अभी तक 25 में 25 सही नहीं हुआ है, उनको मेहनत की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि जितना मेहनत आप करिएगा, उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे और बिना मेहनत किए हमें सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो मेहनत ईमानदारी पूर्वक करिएगा। अगर आपको पढ़ाई वक्त नींद लगता है ना, तो नींद भगाने का सबसे आसान तरीका है, 2 रुपया वाला जो कॉफ़ी आता है ना, कॉफ़ी पीजिए। और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जिसके कारण आपका जो नींद है वो कुछ देर के लिए गायब कर देता है। ठीक है, तो कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए और देर रात तक पढ़िए, क्योंकि देर रात पढ़ने से क्या होता है कि आपके मेमोरीज में रात का जो माहौल होता है ना, वो शांत रहता है। तो वो आप जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं, बनाते हैं, जीके याद करते हैं, वो सब आपके माइंड में रहता है। और रात में सोने से पहले आप योग्य निद्रा कीजिए। योग्य निद्रा करने से क्या होता है, आपका मानसिक संतुलन बनाए रखता है, मन को तेज करता है, तीव्र बनाता है। तो याद रखिएगा कि आप जब भी सोइएगा ना, तो योग्य निद्रा करिए। योग निद्रा का बहुत ही बेनिफिट है। आप 10 दिन, मात्र और मात्र 10 दिन ट्राई करिए, उसके बाद बताइए कि कुछ परिवर्तन आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ज़रूर आता होगा। ठीक है, ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? अब इसमें देखिए, बायोलॉजी का फैक्ट करेंगे। किसका फैक्ट करेंगे? हम बायोलॉजी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी में भी क्वेश्चन तगड़ा है और एग्जाम में पूछा गया है। सब PYQ क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं।
और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं 100% एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हृदय, यकृत, अमाशय या फेफड़े। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। तो यकृत हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सब बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन आपको दे देते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, उसके बाद इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी तथा इनमें से कोई नहीं, लाइसोसोम है और राइबोसोम है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आत्महत्या की थैली हम किसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए का खोज किसने किया था? हमारा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, वाटसन ऑफ क्रिक। ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, हुक। याद रखिएगा कि मेंडल किसका खोज किया था? तो मेंडल आनुवंशिकता का खोज किया था, आनुवंशिकता का खोज किया था। कौन? मेंडल, यानी मेंडल ने किया था। इसका फुल नाम है ग्रेर जॉन मेंडल। और डीएनए की जो संरचना है उसका खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आप सब बताइए हुक ने किस चीज़ का खोज किया था? हुक किस चीज़ का खोज किया था? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अब ये जो पौधा पौधा होता है ना, पेड़ पौधा, उसमें भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, जर। याद रखिए क्या कि पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त की शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, हृदय और वृक्क। याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, रक्त को वृक्क के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्धिकरण, यानी कि शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में तो हम बता दिए। आप सब बताइए मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मेढक के, किसके? मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप दे दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? और देखिए, विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है विटामिन डी से। किससे? विटामिन डी से प्राप्त होता है। अब आप सब बताइए विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी बीमारी उत्पन्न होता है। तो रतौंधी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? आहार का नाम आप सब बताइए। सबसे अच्छा आहार क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछता है। गाजर होगा, टमाटर होगा, आलू होगा या फिर सेब होगा। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी के लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए को दूर करने के लिए, यानी रतौंधी को दूर करने के लिए सबसे उत्तम स्रोत यानी आहार क्या होने वाला है? ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब टॉप केमिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है, टॉप 5 जो एग्ज़ाम में बार बार आया है, एग्ज़ाम में PYQ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन है CO2। क्या है? देखिएगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ये जो CO2 है, ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाया है तो ध्यान दीजिएगा। H2O, NaCl, क्या है? NaCl और CH4। तो पानी आप जानते हैं ना, पानी कैसे बनता है? पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। तो राइट आंसर हमारा H2O होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O होने वाला है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, आप सब बताइए। इनसे रिलेटेड फैक्ट है जो कि आपसे पूछ रहे हैं। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आप सब बताइए। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al2O3 H2O होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रासायनिक सूत्र के साथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताइए, जो चिली साल्ट पीटर होता है ना, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर क्या होगा? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चिली साल्ट पीटर का जो रासायनिक सूत्र होगा NaNO3 होगा। क्या होगा? NaNO3 होने वाला है। क्या होगा? NaNO3 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? S, Na, SN या फिर N? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह है वो होने वाला है N। क्या होगा? N। क्या होगा? N। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया यार। सोडियम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होगा? Na। सोडियम को लिखते हैं ना Na का अर्थ क्या होता है? सोडियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सबसे हल्का जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतल किस मिश्र धातु है? यानी कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। पीतल जो है तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर और टीन, तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। किसका है मिश्र धातु?
तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कंप्यूटर्स का क्वेश्चन करेंगे। टॉप 5 कंप्यूटर का क्वेश्चन करने वाले जो PYQ है, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, और आप सबको बता दें, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। CPU का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूर्ण रूप पूछ रहा है? CPU का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या ऑप्शन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। दूसरा क्या है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तीसरा क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तीसरा क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेंट्रल पावर यूनिट। क्या है? सेंट्रल पावर यूनिट। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है, CPU का पूर्ण रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आप सब कुछ फुल फॉर्म बताइए कि फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे फुल फॉर्म ले लेते हैं ALU। किसका? ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए। ALU का जो फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। अर्थमेटिक क्या होगा? शॉर्ट में लिख देते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए FAX। FAX का फुल फॉर्म क्या होगा? FAX का फुल फॉर्म क्या होगा? फार अवे जीरोक्स। फार अवे जीरोक्स। फार अवे जीरोक्स होगा। FAX का फुल फॉर्म क्या होगा? फार अवे जीरोक्स। क्या होगा? फार अवे जीरोक्स। ठीक है, और बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप सब बताइए OMR सीट भरते हैं ना आप सब? OMR। OMR का यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्टिकल। क्या होगा? ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। ठीक है, आप सबके लिए यानी कि होमवर्क है, आप सब बताइए RPG का फुल फॉर्म क्या होगा? RPG का फुल फॉर्म। उसके बाद VDU का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सब एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। WAN का फुल फॉर्म क्या होगा? उसके बाद बताइए WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सब सर्च करते हैं ना www.youtube.com, कुछ भी सर्च करते हैं। उसके बाद रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कंप्यूटर में जो डेटा संग्रहण का प्राथमिक उपकरण कौन सा है? कंप्यूटर में जो डेटा संग्रहण का प्राथमिक उपकरण कौन सा होगा? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर? तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो डेटा संग्रहण होता है, डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो कौन सा उपकरण होता है? तो हार्ड डिस्क होगा। कौन सा होगा? हार्ड डिस्क। याद रखिएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोल रहा है 1 बाइट में कितना बीट होते हैं? 1 बाइट में कितना बीट होते हैं? 4, 8, 16 या फिर 32। 1 बीट में सॉरी 1 बाइट में 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? अब हम सब जो इंटरनेट यूज करते हैं उसका आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग और डी है बिल गेट्स। बिल गेट्स तो होगा नहीं, इंटरनेट ये नहीं किया था। अब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन जो है इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब HTML का जो उपयोग हम सब करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है वेब पेज बनाने के लिए, डेटा संग्रहण के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर हार्डवेयर संचालन के लिए। तो HTML का उपयोग हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करेंगे। किसका? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, रूस और चीन। आप सबको मालूम होगा कि हाल में जो चंद्रमा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, कौन सा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो भारत से, और यह सफल लैंडिंग साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि किए गए थे? ऑप्शन है टोक्यो, लंदन, पेरिस या फिर बीजिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजनी किस देश ने की थी? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि G20 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? उनका मेजनी भारत किया था, जिसमें कि दिल्ली के सभी रास्ते क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे, ब्लॉक कर दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? भारत का जो नया मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रामन, DY चंद्रचूड़, शरद बोबड़े और डी है रंजन गोगोई। तो याद रखिएगा कि भारत का जो नया मुख्य न्यायाधीश है वह है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च किया? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च किसने किया था? तो गुजरात ने किया था। राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाइए, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? डांस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतनाट्यम किस भारतीय राज्यों का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। भारतनाट्यम जो है पारंपरिक नृत्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, आप सब बताइए, इनके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए। लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले थे। ऑप्शन है हमारा केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। तो याद रखिएगा
कि कथकली जो है वह केरल से है। किससे है? केरल से है। ठीक है। अब बताइए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस होता है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? वह भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप सब उनसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? अब कथकली समझ गए, कथकली कहाँ से है? केरल से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। ठीक है। देखिए है ना, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किनसे यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ से होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इनका याद रखने का ट्रिक है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है। अब कुचिपुड़ी और कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो याद रखिएगा कि अंधेरे में अंधेरे में पूरी बनाते हैं तो कैसा रह जाता है? तो कच्चा। तो अंधेरे में पूरी बनाएंगे तो कैसा रहेगा? कच्चा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी। अब ओडिसी है तो कहाँ से होगा? ओडिशा से होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है हमारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है वह केरल से संबंधित है, केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है वह किस देवी देवताओं से रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम कौन से देवताओं से जुड़ा हुआ है? देवी देवता से जुड़ा हुआ है। आप सब ये कमेंट बॉक्स में करिए। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मोस्ट पावरफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न का, क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन का आपको आंसर तुरंत मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है। और बता दे जाते जाते, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।